नेक्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, प्रकाश कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वो एक अदृश्य कारक होता है, अदृश्य। तो प्रकाश वो अदृश्य कारक होता है, इससे अपने को वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये अदृश्य कारक होता है। प्रकाश को अपन देख नहीं सकते, इसी प्रकाश के द्वारा ही अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का वेग वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। किसमें? निर्वात में सर्वाधिक होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁹ मीटर बटा सेकेंड। तो प्रकाश वो एक अदृश्य कारक होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, जिसका मान 3 × 10⁹ मीटर बटा सेकेंड होता है। फिर आता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो किरण के द्वारा होता है। ये प्रकाश का जो पथ है वो किरण द्वारा होता है। इन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। कि प्रकाश वो उसका जो पथ है, वो जो रास्ता है, वो किरणों के रूप में होता है। इन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं? किरण बता दिया। किरण क्या होती है? जो प्रकाश जिस पथ से संचरित करता है वो किरण कहलाती है। और प्रकाश क्या होता है? कि प्रकाश अदृश्य कारक होता है, जिससे अपने को वस्तुएं दिखाई देती है। और संयुक्त रूप से कि किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं? कि प्रकाश का जो पथ है वो किरण होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा का संचरण। प्रकाश ऊर्जा संचरण किसके द्वारा होता है? किरणों के द्वारा। किरणों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है। इन किरणों को, यानी कि किरणों के द्वारा प्रकाश को दर्शाया जाएगा, और फिर उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है वो किरण प्रकाशिकी कहलाती है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण वो किरणों के द्वारा होता है, और प्रकाश को किरणों के द्वारा दर्शाकर या शो करके इसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो किरण प्रकाशिकी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण किरणों के द्वारा होता है, और प्रकाश को किरणों के द्वारा दर्शाकर इसका अध्ययन करने क्या कहलाती है? किरण प्रकाशिकी। अब प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कि प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश तो वस्तुएं दिखाएगा। अब जिसके द्वारा, जिन स्रोतों के द्वारा प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन स्रोतों को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य है, बल्ब है, ये क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इनको प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कि जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उनको प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर है प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि जब किरणें, प्रकाश को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किरणों के द्वारा। तो प्रकाश से जो आपतित किरण है वो जब किसी पृथककारी पृष्ठ पर, तो देखो ये कोई पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ या सतह। अब इस पर ये अपना विलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये माध्यम पृष्ठ है, माध्यम पृष्ठ, और
और ये है माध्यम सेकेंड। इन दो माध्यम है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह को पृथककारी पृष्ठीय सतह कहते हैं। यह विलंब है। अब देखो परावर्तन किस प्रकार से होता है। कोई भी प्रकाश किरण जब पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी ये आपतित किरण है, आपतित किरण, जब आपतित किरण है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। तो जब कोई प्रकाश किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये इस पृथककारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी आपतित किरण माध्यम पृष्ठ से आ रही थी और ये इससे टकराकर वापस माध्यम पृष्ठ में जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। तो उदाहरण कि अपन दीवार होती है, उस दीवार पे अगर किसी बॉल को अटैक करवाएं, यानी बॉल से उस पर आघात करवाएं, तो बॉल वापस क्या होती है? उस दीवार से टकराती है और वापस अपनी तरफ आ जाती है। तो अपने द्वारा बॉल को दीवार से टकराना तो क्या कहलाता है? आपतित किरण। और दीवार से टकराकर पुनः बॉल अपनी तरफ आ रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जितने कोण से टकरा रही है उतने ही कोण से वापस वो परावर्तित होती है। तो परावर्तन के नियम क्या थे? पहला नियम तो कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम तो क्या हो जाएगा कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों है वो एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो दूसरा नियम क्या था परावर्तन का? कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर है दर्पण। कि अपने को परावर्तन वो कहां दिखाई देगा? दर्पण। कि दर्पण का क्या काम होता है? दर्पण क्या करेगा कि प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन दर्शाएगा। प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन दर्शाएगा, यानी कि कांच का वह भाग या चिकनी या पॉलिश की हुई सतह ये सतह क्या करेगी? नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन, और उसको क्या कहते हैं? दर्पण। यानी कि चिकनी या पॉलिश की हुई सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन दर्शाती है उसको बोलते हैं दर्पण। अब दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो वो होता है जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तो समतल दर्पण में कितना याद रखना है? केवल इतना याद रखना है कि जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है वो समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण की चिकनी या पॉलिश की सतह जो नियमित रूप से प्रकाश के परावर्तन को दर्शाती है वो दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण का मतलब है कि वह दर्पण जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक भाग को तो पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग को अपारदर्शी रखा जाए। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर तो अपन पॉलिश कर देंगे और दूसरी सतह को अपारदर्शी रखेंगे, यानी दूसरी सतह पर उसके पॉलिश नहीं करेंगे, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण वो दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण यानी कि ये जिसकी उभरी हुई सतह पर, यानी कहां पॉलिश करेंगे? उभरी सतह पे पॉलिश। उभरी सतह पर जब पॉलिश कर देंगे तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? अवतल दर्पण है वो क्या करेगा? प्रकाशीय किरणों को अभिसारित करता है। जैसे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इस पर आपतित होंगी तो ये इनको क्या करेगा? किसी एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। तो अवतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाशीय किरणों को अभिसारित, यानी एक जितनी भी किरणें आ रही है उनको परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर पॉलिश कहां करेंगे? ऊपरी हुई सतह पर, यानी कि यह है तो इसके इस वाले भाग पर अपन पॉलिश कर देंगे और इधर प्रकाश की किरणों को आपतित करवाएंगे, इस वाले भाग पर पॉलिश कर देंगे और अंदर वाले भाग पर आपतित कराएंगे, तो अवतल दर्पण बन जाता है। तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाशीय किरणों को अभिसारित करता है। फिर गोलीय दर्पण का दूसरा भाग आता है जो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि जिसकी धसी हुई सतह क्या करेंगे? धसी हुई सतह, धसी सतह पर पॉलिश कर देंगे, यानी कि आंतरिक भाग पर पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाशीय किरणों को अपसारित करने का काम होता है इसका। क्या होता है? अपसारित, यानी यह प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं उत्तल दर्पण पर, ये इनको फैलाता है। ये क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा, अपसारित। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा, यानी कि ये इनको एक बिंदु पर इकट्ठा न करके फैला देता है। फिर आता है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, कि जब गोलीय दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तो किस प्रकार से होती हैं? पहला नियम है, चलो इससे पहले नियम से पहले इनकी परिभाषाएं बता देता हूं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। पहली परिभाषा द्वारक कि द्वारक क्या होता है? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि ये पूरा गोला है, तो मान लिया अपन ने ये दर्पण ले लिया, इस खोखले गोले का ये भाग ले लिया, और ये दर्पण का जो व्यास है, ये व्यास है दर्पण का व्यास, जो क्या होगा? मुख्य अक्ष के अभिलंब, यानी कि दर्पण का व्यास जो मुख्य अक्ष
के लंबवत, उसको क्या कहते हैं, द्वारक। तो द्वारक किसे कहते हैं कि दर्पण, यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका व्यास, और व्यास भी कौन सा होना चाहिए, मुख्य अक्ष के लंबवत वाला भाग होना चाहिए, उसको अपन द्वारक कहते हैं। तो ये क्या है, mn क्या है, द्वारक, यानी mn बराबर द्वारक। फिर आता अपना दूसरा ध्रुव पोल, जिसको P से लिखते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। अब ध्रुव किसे कहते हैं, जो द्वारक अपना, द्वारक के मध्य बिंदु को, यानी कि द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, क्या बन जाएगा, ध्रुव। यानी कि इसको, ये जो mn जो दिख रहा है इसको अपन क्या मान रहे हैं, लंबवत मान रहे हैं, एकदम लंबवत मानते ही इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। तीसरा आता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखो ये, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होती है अपनी वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। फिर आती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कैपिटल R की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ये तो वक्रता केंद्र है, और ये अपना क्या था, ध्रुव, ये क्या था, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या, कैपिटल R। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। फिर आता है मुख्य फोकस, या इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष है, यानी केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला रेखा, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मान लिया इसके समांतर भी आ रही है, और ये इस दर्पण से परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर ये जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल F से। फिर आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, स्मॉल f। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु किसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, या अक्ष से जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फिर आती है मुख्य अक्ष, क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर बोला था अपन ने अभी। तो ये मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष है जो अपनी केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। फिर आता है अपना फोकस तल, फोकस तल कि फोकस तल किसे कहते हैं, यानी अपने जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल। तो ये जो होगा
मुख्य अक्ष के लंबवत तल, इसको क्या कहेंगे? फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहेंगे? फोकस तल। तो ये परिभाषा थी दर्पण से संबंधित कि द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का व्यास जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसको द्वारक कहते हैं। द्वारक को अपन हमेशा लंबवत मानेंगे। द्वारक के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव फोकस बिंदु को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं।